आपको क्या लगता है कि भाजपा मुसलमानों के पक्ष में है या मुसलमानों के खिलाफ? आप आम धारणा मानोगे, पूरे भारत में आप कहीं जाके किसी से पूछ लो, उनके नेताओं के, उनके कार्यकर्ताओं के, उनके लीडरों के, उनके मंत्रियों के, उनकी सरकारों के उनके बयान, उनके जो हैं कथन, उनकी करनी को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो देश की लड़ाई नहीं, देश की तरक्की की लड़ाई नहीं, वो मुसलमानों को कमजोर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको नुकसान का पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हिस्ट्री हिस्ट्री में सब चीजें रिकॉर्ड होती हैं। जब 2060-70 के दशक में जाके आज हम 2025 में हैं, आने वाली पीढ़ियां हिस्ट्री पढ़ेंगी तो जानने का प्रयास करेंगे कि जब मुसलमानों पे इतना बड़ा जुल्म हुआ तो उनके पक्ष में कौन खड़ा था, उनके विरोध में कौन खड़ा। सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, सिर्फ राजनीतिक जो है कुर्सी के लिए आज यहाँ कमजोरों के पक्ष में ना खड़ा हो जाए, मैं इस बात से सहमत हूँ। भाई उनको आज जरूरत है। और आप जानते हैं, जब जब किसी कमजोर को जरूरत पड़ी हो, किसी जाति धर्म का हो, उसके चाहे वो किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो या वक्त का मामला हो, या कमजोर वर्गों पे, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पे कहीं भी कोई जुल्म हुआ, चाहे पार्लियामेंट या सड़कों, मैंने कभी अपने आप को उनसे अलग नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा उस लड़ाई को लड़ा, राजनीतिक लड़ाई को लड़ा। मैं उनको समर्थन करने और विश्वास दिलाने आया हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। भाई महामोदी महाबिहार में लोग का आंदोलन चल रहा है। काली बिहार की सरकार कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या करें। सरकार जानती है कि ये जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, ज्यादा दिन तक आंदोलन शायद चला नहीं पाएंगे, इसलिए सरकार चुपचाप बैठी। जिस दिन सरकार को ये एहसास हो गया कि आंदोलन बढ़ रहा है, इसकी शक्ति बढ़ रही है, लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो आप याद करो 13 महीने तक किसान आंदोलन में बैठे रहे, सरकार चुप रही। लेकिन जैसे इलेक्शन आया, सरकार ने हाथ जोड़ के कहा कि हम किसानों की सारी मांगें मानेंगे। तो मैं फिर स्पष्ट करूंगा, आंदोलन में भी धार पैदा नहीं होगी। आंदोलन में धार पैदा होगी, ज्यादा लोग उससे जुड़ेंगे तो सरकार अपने आप रास्ते पे आ जाएगी। भाजपा से विधायक इसमें मैं की पार्टी कहते हैं कि जय भीम क्रिमिनल्स बोलते हैं। हाँ, देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं इस बात को, देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो अपनी पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को क्रिमिनल मानते हैं, तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। हम तो जय भीम के नारे से शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। आप कौन, तो मोदी जी को जय भीम बोलते हैं, अमित शाह जी को जय भीम बोलते हैं। तो वो जय भीम किसको बोल रहे हैं, वो क्रिमिनल किसको बोल रहे हैं? उनके विधायक। तो वो शायद, मुझे लग रहा है कि वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को क्रिमिनल बोल रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि अपने नेताओं के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर, आप दोबारा से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की जातियां, पृथक निर्वाचन की बात मैं नहीं कर रहा था, मैं सेपरेट सेटलमेंट की बात कर रहा था। आप सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हो, मैं सेपरेट सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। जब सेपरेट इलेक्टोरेट के मामले में तो ये रिजर्वेशन आया, जब पूना पैक्ट हुआ, मैं सेपरेट सेटलमेंट की बात कर रहा था। उसका कारण ये था कि जिस तरह की हिंसा, जातिगत हिंसा कमजोर वर्गों पे हो रही है, तो अगर सेपरेट सेटलमेंट होगा तो शायद इस हिंसा से हम लोगों की जान बचेगी। जब सुरक्षित रहेंगे तभी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। अभी तो जान पे के लाले हैं। अब बिहार को ही देख लो, मैंने आते गिनवाया कि 10-12 घटनाएं ऐसी हैं, कोमल पासवान से लेके पूजा और तमाम जो हैं, जिनकी हत्या हुई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग हैं, और रेप हुए हैं, ये पिछले 12-15 दिन घटना है। तो इस जंगल राज में जातिगत जो है अन्याय वो बंद हो, इसके लिए जो है मैंने सेपरेट सेटलमेंट की बात की, क्योंकि बाबा साहब भी कहते थे, बाबा साहब की मांग थे, सेपरेट सेटलमेंट हो जाता तो हमारी बस्तियां अलग होती, शायद आज जातिगत अन्याय अत्याचार नहीं हमें सहना पड़ता, हम कम से कम अपनी तरक्की के रास्ते खोज पाते, देश की तरक्की में योगदान दे पाते। देश के जाने माने कॉमेडियन कुणाल कामरा सबको किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो सरकारों के खिलाफ यूज ना हो, इसीलिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि एक हमारे जाने माने पत्रकार साथी हैं, नौजवान, जो एक बुलंद आवाज है, अनुराग गोधिया, उन पे भी यहाँ बिहार में, पटना में ही जंक्शन के पास हमला किया गया। वो हमला इसलिए किया गया है कि वो मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं। विरोधियों को लगता है कि वो इस हमले से उनकी आवाज को दबा देंगे। कहीं पत्रकारों पे गोली चल रही है, आपने देखा हमारे यहाँ पे यूपी में वाजपेयी पत्रकार थे, उनपे सरेआम गोली उनको मारी गई। ये हिंसा भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद बढ़ी। पहले विरोध को सहन करना पड़ता था, विरोध को सुनना पड़ता था। आज लोगों में
इस सरकार के नेताओं के नारों की वजह से, नारा आता ना गोली मारो सालों को, इन नारों की वजह से लोग हिंसक हो गए और वो हिंसा का सहारा लेके न्याय के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाना चाहते हैं। हालांकि संभव नहीं। आप जितना किस चीज पे जोर लगाओगे दबाओगे, उतना ही शक्ति से आप एक पे जोर लगाओगे 10 तैयार हो जाएंगे। आज तो देखना सोशल मीडिया के जरिए हर घर में पत्रकार तैयार हो रहे हैं, तो कितने लोगों पे हमला करोगे? अगर ये जिन पे हमला हो रहा है वो लोग एकजुट हो गए तो शायद जो है सरकार को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। और मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ आप सबके माध्यम से कि वो हमारे साथी की एफआईआर दर्ज करके और उन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने इस तरह की हिंसा करने का काम किया है। क्योंकि अगर इस तरह की हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं तो कल वो किसी और को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सर बोध गया कब पहुंच रहे हैं चंद्रशेखर? बोध गया कि अभी बनते जी आए थे, मेरी बात हुई है उनसे और मैंने उनसे कहा कि जब भी वो कोई बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करेंगे या फिर वहां से कोई इस तरह की संदेश देने का काम करेंगे तो मुझे एक दिन पहले बता दें तो मैं आ जाऊँ। एक विभाजन सर आपका आदर्श मानता है वो इंसान घूमने से जेल में गुजरता है। मुझे आदर्श मानता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। मैं संविधान के आधार पर करता हूँ, मैं ऐसा कुछ कहता नहीं जिसके बाद फिर जो है अपनी बात से पीछे हटना पड़े। सर आप बेगमपुरा की बात करते हैं तो कैसे बेगमपुरा बना के आप मांगे सर? हाँ, राजनीतिक शक्ति का निर्माण होगा तो बेगमपुरा बनेगा। बेगमपुरा का मतलब समझते? बेगमपुरा, बिना गम का राज, जहाँ किसी की जिंदगी में कोई गम ना, वो कोई किसी जाति का और किसी धर्म का। तो मैं मानता हूँ इससे अच्छा राज नहीं हो सकता जहाँ लोग बिना गम के जीवन जिए। मैं उसी विचार की बात करता हूँ। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये एक विस्तृत ऐसा समाज की व्याख्या है जहाँ सब लोग इंसाफ पसंद हो, कोलेजियम सबके जीवन में खुशहाली। कोलिजम सिस्टम पर मैं कल आवाज उठा चुका, पिछले 2 दिन में आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट के माध्यम से। मुझे लगता है कि अब कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे साथ पास नहीं। सर एक बोध गया में प्रोटेस्ट में कवरेज करने गए थे, वहाँ 10 घंटे तक दिखाया था। ये सरकार का जो है, सरकार के अंदर डर पैदा हो गया। वो पत्रकारों के आवाज को रोकना चाहती है, ये लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे, ये अच्छा नहीं। ये डर जो है सरकार का जो झलक रहा है, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता सोच समझ इसका हिसाब चुकाएगी। सर कुछ दिन पहले ही छपरा के अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के बाहर आपकी तस्वीर लगी थी पोस्टर में और लिखा गया था कि चंद्रशेखर आजाद देश के लिए खतरा है। चंद्रशेखर आजाद भारत छोड़ो, चमारो भारत छोड़ो, और एक जाति विशेष का नाम भी लिखा गया। मैं कल सरकार के एक मंत्री से, एक मेरे साथी हनुमान बेनीवाल जी, उनके एक कार्यक्रम में मिला था। मैंने उनको भी कहा कि सरकार के लोगों को इस तरह की सोच बदलनी चाहिए और सरकार से जुड़े हुए जो संगठन है उनको भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। इस देश से कोई किसी को निकाल नहीं सकता। रही बात चंद्रशेखर के फोटो को टिप्पणी करने की, तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं आलोचना से नहीं डरता ना विरोध से। आपको नहीं पता, मैं उड़ीसा गया था। जब मैं उड़ीसा गया तो वहाँ 200-300 लोग के ग्रुप ने आके आंदोलन किया, धरना किया, नारेबाजी। मैंने उनको, हमारे साथियों ने कहा कि वो ऐसा करना, मैंने उनको कहा कि अच्छा है, करने दो, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो विरोध अपना दर्ज करा सकते हैं। लेकिन विरोध और उद्दंडता में फर्क है। विरोध अगर उद्दंडता के रूप में परिवर्तित होगा तो फिर उसको, उस चुनौती को स्वीकार करना है।